अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम रूह अशकम नावल की 32 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। क्या हुआ, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? कमरे की तरफ जाते दादाजी ने इसे वहीं रोक दिया। कमरे में जा रहा हूँ कहते वो फिर से जाने लगा जब दादाजी ने इसकी बाजू थाम ली। क्या हुआ, क्यों इस कदर गुस्सा कर रहे हो? मुझे क्या होना दादाजी, अपनी बीवी से जाकर पूछे। पता नहीं क्या हो गया इन्हें, हर वक्त डांटती रहती हैं। कल थप्पड़ मार दिया, आज कान पकड़ कर मरोड़ दिया। एक ही सामने बोलते वो किसी रूठी हुई बच्ची की तरह एक के बाद एक शिकायत लगा रहा था। बरखुरदार दादाजी इसका फूला हुआ मुंह देखकर हंस दिए। ये तो बताओ तुमने क्या करनामा सर अंजाम दिया जो मेरी बेगम ने तुम्हें डांट दिया। इनको हंसता देखकर सुफियान शाह खफकी से ने गोरता माही रख के सोफे पे जा बैठा। इनकी बहू को डांटा था मैंने इसलिए। दांत पीसते सुफियान शाह ने मुठियां बींच ली। सुफियान शाह नहीं देख रहा था, जैसी उम्मीद हो वो इसकी फ्योर में कुछ बोलेंगे। जब दादाजी इसके कंधे पर हाथ धरे इसके करीब ही बैठ गए। पता है सुफियान शाह, अगर इस वक्त मैं वहाँ होता ना, जब तुम्हारी बीजान तुम्हें डांट रही थी, वो सिर्फ तुम्हें डांटती, मगर मैं तुम्हें 2-3 झाड़ भी देनी थी। कुदरत तहम्मुल से अपनी अजीम सोच इसके सामने खोले दादाजी मुस्कुरा दिए। आप सबको हो क्या गया है? हैरत के पहाड़ तले दबे वो चीख पड़ा। आप सब लोग इस लड़की की वजह से, वो तो लड़की तुम्हारी बीवी है सुफियान। इसकी बात काटते दादाजी तेजी से बोले, क्या तुम्हें इस लड़की की आंखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत नजर नहीं आती? इन्होंने तहस्सुफ से पूछा, क्या आप सबको मेरी आंखों में अनुषी के लिए तड़प और मोहब्बत नजर नहीं आती? वो हारिब के लहजे में पूछ रहा था। दादाजी इसने उनकी तरफ देखा जो सर झुकाए बैठे थे। मैं थक गया हूँ दादाजी, इस लड़की को बीवी वाले हकूक नहीं दे सकता, ना मैं इसने कहा में मेरी कोई रजामंदी थी, मगर फिर भी आप सब लोगों की बातें मुझे ऐसा महसूस करवाती हैं जैसे मैं इस लड़की के साथ जुल्म कर रहा हूँ, इसकी हक तलफी कर रहा हूँ। थकी हुए लहजे में कहते वो दादाजी को देख रहा था। तब दादाजी हुनस खामोश बैठे किसी गहरी सोच में मगन थे। अनुषी मेरी पहली बीवी है दादाजी, वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मुझे इसके अलावा किसी और लड़की में दिलचस्पी हो सकती है, मगर वैसी मोहब्बत नहीं हो सकती। वो जाते जाते इस दिल पे ताला लगा गई है जो इसके सवाब किसी पर नहीं खुल सकता। रही बात इस लड़की की, तो मैं इसके साथ नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पल को रुका। मेरे इन जुड़े हाथों का वास्ता है आप सबको। इसने बकायदा दादाजी के सामने हाथ जोड़ दिया। ऐसी बातें करके मुझे ज़हनी अजियत मत दिया करे, मैं खुद को गुनहगार समझने लगता हूँ। आंसू गाल से लड़खड़ाता है, दाढ़ी में झिझक हुआ। दादाजी ने इसके हाथ थाम लिए मगर कुछ बोले नहीं। आंखें जोर से मैचे चेहरे पे हाथ फेरे। सुफियान शाह वहां से उठता कमरे में जा बंद हुआ। दादाजी जाते इसकी पीठ देखते रह गए। काश मैं तुम्हें हकीकत बता सकता मेरे पोते, ना जाने ऐसा कौन सा दुख था इनके दिल में आंसू जोरों कतार बहने लगे थे। वो उठते बोझल हुई तबीयत के साथ अपने कमरे में चले गए। जाओ गाड़ी में बैठो तुम। गाड़ी की तरफ इशारा करते अरशान शाह वहीं सड़क के किनारे खड़ा रहा। जब मखसूस 10 रिंग के बाद दूसरी तरफ से कार उठा ली गई। दुनिया के किस हिस्से में जाकर चुपके हो तुम? सुबह से 10 कॉल कर चुका हूँ मैं तुम्हें, एक का भी तुमने जवाब नहीं दिया। आखिर वजह क्या है इस लापरवाही की? हसीब के कॉल उठाती वो बड़ा शेर बने इस पर दाड़ा। रेली सॉरी जियान, वो मैं क्या? शिद्दत खुशी की शिद्दत से वो चीख पड़ा, आई एम सॉरी। जवाबन वो बस इतना ही बोला, लीव इट। मुझे ये बताओ मैंने जो काम दिया था इसका क्या बना? ले जाओ न, सख्त है बस मैं वही के ले कर रहा हूँ, कुछ देर तक सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वो फर बोल रहा था, सही है मैं इंतज़ार करूँगा। मुझे शाम में हवेली के लिए निकलने से पहले तो फ्लैट पर पहुँच जाना, मुझे ज़रूरी बात करनी है। फ्लैट पर नहीं आ सकता मैं, वो जल्दी से बोला। सही है, सीक्रेट रूम में वेट करूँगा तुम्हारा। मज़ीद कुछ सुने बगैर ज़यान ने कॉल कट कर दी थी। इस इब्तिसाम पर ध्यान दूँ या तेरे अजीब बिहेवियर का नोट्स लूँ? एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती दूसरी पहले गले पड़ने को तैयार खड़ी होती है। ख्यालों में हसीब को मुखातिब करते वो बड़बड़ाता गाड़ी की तरफ आया। ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। इसने शाल की तरफ देखा जो आंखें मूंदी सीट की फुर्श से टेक लगाए बैठी थी। शाल इसने फौरन से आंखें खोल दी। जी भाई, तुम इस लड़की को जानती हो? बिना कोई तहमीयत बांधे वो 2 टके लहजे में पूछा गया। शाल जहाँ थी वहीं रह गई, हाथ पैर फूलने लगे थे। इसे समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। इस अरशान शाह के पथरीले तसरात इसे मजीद खौफ में अंधेर रहे थे। जवाब तो परी, अगर वो उससे भी डरने लगती तो वो अकेली हो जाएगी। अरशान शाह ने सोचते इस बार नरवी से सवाल किया। जज्जी बस 1-2 बार बात हुई। गीली हथेलियों को रगड़ते वो हलकान हुई। कोशिश करना अंदर से दूर हो, वो अच्छा इंसान ही है। अरशान शाह के जुमले पर इशाल के दिल में दर्द की लहर उठी थी। इसने मना कर दिया तो अब वो चाह कर भी इब्तिसाम से बात नहीं कर सकती थी। सोचती शाल पर उदासी के गहरे बादल छाने लगे। इस सब से बेखबर ये सब इसके साथ क्यों हो रहा है? वो फिर से आंखें मूंद गई। तुम घर जो पैकिंग रहेगी है वो करो और थोड़ा आराम भी कर लेना। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं 4 बजे तक आ जाऊंगा, फिर शॉपिंग करके हवेली के लिए निकल जाएंगे। रोड पर ध्यान रखे, वो आज से आगे का प्लान बता रहा था। जिसे सुनते इशार सर अस्पात में ला गए। शाह ने नोट किया था वो कुछ बोल नहीं रही थी। इसके दिमाग ने दिल में पलते ख्याल पर दुरुस्त सोने की मोहर लगाई थी।
कमरे में आते उसने बेड पे रखे तमाम कुशन और तकिए के बाद एक ज़मीन पर पटक दिए। जब वैसे भी उसका काम नहीं हो तो सामने ड्रेसिंग टेबल पे रखी परफ्यूम की बोतल और दीगर चीज़ों को उसने ज़मीन बोस कर दिया। बेड पे चट लेते इसने आंखें मूंद ली। सादा शामिर है। अनुशी की मदम प्यारी सी पुकार इसके कानों में पड़ी और सुफियान शाह अपनी बेबसी पे सारों कतार रो दिया था। हल्का सा दरवाज़ा ना करते वो कमरे में आई थी। खाने की ट्रे वहाँ मौजूद टेबल पे रखी। ऐना अभी पलटी थी जब इसकी आंखों में से सिक्कियाँ गूंजने लगी। वो फौरन से पहले बेड की दाएं जाने पहुंची जहां सुफियान शाह बेड के करीब ज़मीन पे बैठा सर घुटनों में दिया सिक रहा था। इसकी ऐसी हालत देखकर ऐना का कलेजा मुंह को आया था। शाह आप क्यों रो रहे हैं? शाह उसे छीने से कुतरा रही थी मगर फिर इसकी सिक्कियां बढ़ने लगी। ऐना ने इसकी बाजू पे हाथ रखते क्या हुआ है शाह? आंसू से तर चेहरा उठाया सुफियान शाह ने इसकी तरफ देखा। अनुशी एक लफ्ज़ी जवाब देते वो जोरों कतार रो दिया। ऐना की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मेरी सब्र की हद अब ख़त्म हो रही है। मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। मुझे क्यों नहीं मिल रही? बालों को मुट्ठियों में दबोचे वो बेबसी की इंतहा पर खड़ा था। ऐना वहीं फर्श पे इसके करीब बैठे इस जवान मर्द को एक औरत के लिए रोता सिसकता देख रही थी। वो किसी और के लिए रो रहा था मगर दिल ऐना का फट रहा था। ऐसे नहीं करें शाह, प्लीज़ रोए मत। बालों को उसकी मुट्ठियों से आज़ाद करवाते ऐना ने इसके सर थाम और क्या करूँ मैं? सुर्ख सूजी आंखों से देखते वो बच्चों जैसे पूछने लगा। तुम्हें पता है ना? हथेली से आंखें रगड़े इसने ऐना की तरफ रुख मोड़ लिया। मैंने इसे कोई दरबार मस्जिद कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ इसके नाम के धागे ना बांधे हों, जहाँ इसके वापस मिलने की दुआएं ना मांगी हों। मगर वो फिर भी नहीं आती। वो नहीं आती। मैं तड़प रहा हूँ मगर वो नहीं आती वापस। वो क्यों नहीं आती? इसकी कलाइयों को थामे वो जवान मर्द हाड़े मार मार के रोते पूछ रहा था। पाँव जोर जोर से ज़मीन पे मारते। शायद वो तकलीफ की शिद्दत में कमी करने की साई में था। मैं मर जाऊँगा और मैं कितना रोऊँ उसके लिए और कितना मांगूँ उससे? वो शिद्दत से कहते रोने लगा। ऐना दूसरी बार इसे रोता देख रही थी और इसे लगा था वो दूसरी बार मरी है। सुफियान शाह की तकलीफ इसे सांस नहीं लेने दे रही थी। वो सिक रहा था। वो इस कदर रो रहा था कि इसकी सांसें अटकने लगी थी। ऐना पे छाया सख्ता टूटा था। बेसाख्ता इसने सुफियान शाह को सहारा दिया और वही लम्हा था जब सुफियान शाह उसको गले से लगाए शिद्दत से रो दिया। वो खुद पे कंट्रोल कर रही थी मगर इसकी सिक्कियां बढ़ने लगी थी। सुफियान शाह के कंधों पे हाथ रखे इसने इसे दिलासा देना चाहा। मैं दुआ करूँगी अनुषा आपको मिल जाएगी। पर प्लीज़ आप रोना बंद करें शाह, प्लीज़। रोते-रोते इसका वजूद हौले-हौले लरज़ाने लगा। वो अपनी मोहब्बत के लिए रो रहा था और ऐना इसकी मोहब्बत की दीवानगी देख के रो रही थी। ये सिर्फ़ ऐना शाह जानती थी कि किस दुःख को अंदर दबाए इसने सुफियान शाह को तसल्ली के ये बोल बोले हैं। वो खामोश हो गया था मगर सिक्कियाँ अब भी कमरे में गूंज रही थी। कुछ पल बाद वो ऐना से दूर हटते इसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। मुँह पे हाथ रखे ऐना ने अपनी सिक्कियों का गला घूंटना चाहा। वो ज़ालिम हाकिम जिसके एक हुक्म पर सर धड़ से अलग कर दिए जाते थे, जिसे रक्षा के गाँव वाले ज़ालिम सफ़ाक जागीरदार के नाम से जानते थे, जिसके चेहरे पर ऐना ने कभी सच से सच फ़ैसले सुनाते वक़्त भी एक झड़ी नहीं देखी थी। वो शख्स अंदर से इतना खोखला था कि एक ठोकर, सिर्फ़ एक ठोकर इसके वजूद को अनुशी के नाम की लगती तो वो ज़मीन बोस हो जाता, हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाता। यही सोच रही हो ना, मेरा जैसे ज़ालिम शख्स बच्चों की तरह रोता है। रोने की वजह से इसकी आवाज़ भारी हो रही थी। ऐना अपनी ज़हन में चलती बात सुफियान शाह के मुँह से सुनकर ज़रा को सर झुका गई थी। मैं रोता हूँ। सुफियान शाह हर रोज़ रोता है। जब जब नमाज़ पढ़ता है, सजदा करता है, तहज्जुद पढ़ता है, इस कमरे में जाता है। जब जब अनुशा याद आती है, सुफियान शाह रोता है और ऐसे रोता है कि इसका सांस बंद हो जाए, दिमाग की नसें फट जाए। मगर फिर वो सांसें चल रही होती है, दिमाग भी पुरसुकून हो जाता है। नम आंखें रगड़ते वो ज़ख्मी सा हंसती है और यही साइन होता है कि मेरी अनुशा जिंदा है। इसके लहजे में यकीन था जिसे महसूस करते ऐना ने इसकी तरफ नज़र उठाई जो बेड पर बैठा नज़र अपने पाँव पे रखे किसी गहरी सोच में डूबा था। तुम्हें मालूम है मैं तुमसे निकाह करने के हक में क्यों नहीं था? ऐना ने जब से आंखें मैच ली जैसे कोई तल्ख हकीकत खुलने वाली हो। मैं सुफियान शाह ज़ालिम हाकिम जैसे ये गाँव वाले शफ़ाक़त का मुजस्मा कहते हैं। जब इस लड़की की यादों से लड़ता हूँ ना तो ऐसे टूटता है कि अपना आप ही चुभने लगता है और फिर मैं खुद को चार दीवारी में बंद कर लेता हूँ और इतना रोता हूँ मगर फिर इन दोनों आँखों से भला मैं कितना रो सकता हूँ? आखिर ये भी दुखने लगती हैं, जैसे कहना चाहती हूँ बस करो और कितना रोगे। वो खुद पर अपनी मजबूरी पर हंस दिया। ऐना दम साधे इस बंदी को देख रही थी जो ज़ब्त की आखिरी इंतहा पर खड़ा शख्स सुफियान शाह जैसा होता था। इसकी तकलीफ़, इसकी अज़ियत का मुकाबला इसकी नज़र में दुनिया का कोई रंज नहीं कर सकता था, जिससे ना सब्र आता था और ना सुकून मिलता था। मुझे लगता है मुझे गाँव वालों की बददुआएँ लग गई हैं, इसलिए अल्लाह मेरी नहीं सुनता, इसलिए मेरी फ़रियाद में कोई दम नहीं है। वो खुद से ही अपने अंदर देशों को दुरुस्त साबित करता है ना कि वजूद को फ़रमोश कर चुका था। नहीं, आपको किसी की बद्दुआ नहीं लगी क्योंकि आप मेरी दवाओं के हसार में हैं। आखिरी जुमला इसने दिल में कहा।
اس کی مدم سرگوشی پر سفیان شاہ نے سر چٹک دیا، جیسے کہنا چاہتا ہو ناممکن ہے یہ۔ ان کے لیے سفیان شاہ ایک ظالم شخص ہے جو بنا قصور کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، جس نے بنا قصور کے اس ماں سے اس کے جوان بیٹے چھین لیا، جس نے بنا قصور کے اس تاجر کی زبان کٹوا دی، اور نہ جانے ایسی ہی کتنی ہی نہیں، یہ سب بنا قصور کے نہیں ہوا۔ اس کی بات کاٹتے آئینہ فوراً سے بول پڑی، وہ لڑکا اس نے اپنے 4 دوستوں کے ساتھ مل کر ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور وہ تاجر اس نے جو جھوٹ۔ سفیان شاہ کی تکی نگاہ خود پر دیکھ کے آئینہ کی زبان لڑکھڑائی۔ جاسوسی کرتی رہی ہو میری؟ اس کے قریب رکتے سینے پہ ہاتھ باندھے پوچھا گیا۔ آئینہ کے رہے سے حواس بھی جانے کو تھے۔ نہیں، میں کرنا بند کرو اور مجھے بتاؤ کون بتاتا ہے تمہیں یہ سب باتیں؟ کچھ دیر پہلے کی چھائی کیفیت حیران چھو ہوئی تھی۔ اس کے سر کے پہ کھڑا وہ دھاڑا تھا۔ میں نہیں بتاؤں گی، وہ بدحواس سی بولی۔ آپ اسے ڈانٹیں گے؟ میں نہیں بتاؤں گی۔ سفیان شاہ کی غزیلی نظروں کو دیکھتے وہ منمنائی۔ مطلب تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گی اور پھر مجرم میں بن جاتا ہوں دادا جی بی جان کی نظروں میں۔ رکو ایک منٹ۔ کچھ یاد آنے پر وہ فوراً سے آئینہ کے سامنے آ رکا۔ تم نے یہ سب گاؤں میں تو کسی کو نہیں بتایا نا؟ بولو، جواب دو۔ اس کی دونوں بازو کو تھامے وہ چیخ پڑا۔ آئینہ نے زور زور سے گردن دائیں بائیں ہلا دی، جس پر سفیان شاہ سکا سانس پرچے سے دور ہٹتا جب اس کی نظر آئینہ کے گردن کے رائٹ سائڈ کے تل پہ پڑی۔ وہ کچھ جاذب سا ہوا، مگر پھر نظریں جھکائے وہ بیڈ پہ جا بیٹھا۔ آپ کیوں گاؤں والوں کو سچ نہیں بتاتے؟ کیوں ان کی نظروں میں خود کو برا بناتے ہیں؟ سفیان شاہ کی نظروں سے غائب ہوتی وہ پلو سنبھالتے خفگی سے پوچھنے لگی۔ میری مرضی، پتھریلے لہجے میں کہا گیا۔ جاؤ اور یہ کھانا گرم کر کے لاؤ۔ حکم جاری کرتے وہ واش روم میں جا بند ہوا۔ وہ اشال کو گھر ڈراپ کر چکا تھا۔ بیکری سے کیک لینے کے بعد ریحان حیدر نے گاڑی کا رخ فلیٹ کی جانب موڑ دیا۔ اب میں اپنی بیوی سے ملنے جا رہا ہوں۔ خود سے یہ الفاظ کہتی ہے اس کے ہونٹوں پہ گہرا تبسم پھیل گیا۔ یہ 2 دن اور پھر میں تمہیں ساری حقیقت خود ہی بتا دوں گا۔ اس نے گہرا سانس بھرا، جس کے بعد مجھے یہ معلوم نہیں کہ تم میرے ساتھ رہنا پسند بھی کرو گی یا نہیں۔ اس کی مسکراہٹ تھم گئی، وہ پل کو سانس نہیں لے سکا۔ اس کا ماضی جتنا خوفناک اور دردناک ٹھہرا تھا، مگر وہ مرد تھا۔ اس کے مطابق وہ سچ جان تھا، اس لیے وہ وقت اور اپنوں کی دیے سارے ستم بآسانی سہ گیا۔ مگر وریشا اس کے متعلق سوچتی ضیاء حیدر کی روح فنا ہونے لگتی تھی۔ وہ جب حقیقت جانے گی تو کیسا ریئیکٹ کرے گی؟ وہ ابھی صرف اپنی ماں سے نفرت کرتی ہے، مگر پھر اس کی نفرت کا دائرہ بڑھ جائے گا۔ وہ کسی کو قبول نہیں کرے گی، خطی کے ضیاء حیدر کو بھی نہیں۔ یہ صرف اس کی سوچ تھی اور ضیاء حیدر کا سارا جسم مفلوج ہونے لگا تھا، مگر وہ حقیقت جاننا بھی اس کے لیے ضروری تھا۔ وہ چھپا نہیں سکتا تھا۔ اس نے گاڑی روک دی مگر بہ نہیں نکلا۔ عثمان کی طرف نظر اٹھائے ضیاء حیدر نے مدد طلب نظروں سے اوپر دیکھا۔ اور اسے ہمت دینا میرے مالک کہ وہ اس سچائی کو قبول کر سکے، اور مجھے ہمت دینا کہ میں اس تکلیف میں دیکھ کر اپنی تکلیف برداشت کر سکوں۔ بیک سیٹ سے تمام چیزیں اٹھائی وہ فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ ہاں یوں نہیں پہنچو، میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ کال کٹ کرتے اس نے موبائل پاکٹ میں رکھ دیا۔ اس کے پہنچنے تک وہ تقریباً 4 چکر کینٹین کے لگا چکا تھا، مگر پھر ویسے ہی الٹے پاؤں لوٹ آتا۔ اشال کو اور شہنشاہ کے ساتھ دیکھ کر ابتسام کو اپنے اندر آگ بھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسموکنگ کرنا چاہتا تھا، اسے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی، مگر محترمہ سے کیا وعدہ اس کی طلب کی بیچ آ رہا تھا۔ اور پھر دل مضبوط کرتے ابتسام چودھری لمبی لمبی ڈگ پھرتا یونی کے حدود سے بہ نکلتا چلا گیا۔ ضیاء حیدر کی گاڑی وہاں سے نکلتی ایک اور گاڑی نکلی تھی جو عائشہ ذوالفقار کی تھی۔ جب تک یونی میں ابتسام تھا وہ وہاں قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے بحری گاڑی میں بیٹھ کر وہ اشال پر نظر رکھتی رہی۔ جیسے ہی اشال اور شہنشاہ کی ہموار گاڑی کے گھر کے لیے نکلی، وہ گاڑی روڈ پہ ڈالتی گھر کے لیے نکل گئی، مگر ہائے رے بدقسمتی، گاڑی بیچ روڈ پر ہی خراب ہو گئی۔ اوفو، یہ نئی مصیبت! وہ ایک منہ پھٹ کافی نہیں تھا۔ اللہ، میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ ایک زوردار ٹھوکر گاڑی کو رسید کرتے بڑبڑاتے وہ چیخ پڑی۔ جب بھی یہ بندہ میرے منہ لگتا ہے نا، تب میرے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے۔ کیا منحوس وقت تھا جو اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ مسلسل بڑبڑاتے دھند سے بھرے خالی روڈ کو دیکھ رہی تھی۔ غصہ ساتھ میں عثمان کو چھو رہا تھا۔ وہ موبائل نکال کر کسی کو کال کرتی اچانک کہ ایک گاڑی اس کی گاڑی کے قریب آ رکی۔ عائشہ کو یاد آیا کہ یہ وہی کار تھی جو اس نے کچھ دیر پہلے یونی کے باہر دیکھی تھی۔ اس میں سے نکلتے بندے کو دیکھ کر عائشہ کو ذرا بھی حیرت نہیں ہوتی۔ واٹ اے پلیئر سرپرائز، مس عائشہ ذوالفقار، مقابلے نے گاڑی سے نکلتے انتہائی خوش دلی سے کہا تھا۔ ریلی؟ وہ خوشی سے چیخ پڑی۔ بٹ ناٹ فار می مائی۔ اس خوشی کو پل میں حیران چھو کرتی وہ تنگ کر بولی۔ اس کے اتنے سیدھا جواب پر حسیب اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ یہ تو میری سوچ سے زیادہ ٹیڑھی ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہوا۔ جب عائشہ کی آواز کانوں میں پڑی تو ایک بار پھر سے ٹرائی کرنے کا سوچا۔ آپ کی گاڑی خراب ہوگی، اگر آپ کہیں تو میں دیکھ دیتا ہوں، مدھوبانہ انداز میں کہا گیا۔ عائشہ نے بیزار نظر موبائل سے ہٹا کر سامنے کھڑے بندے پہ ڈالی۔ وائٹ شرٹ میں بلیو جینس کے ساتھ وائٹ کلر کا یہ اون کا کوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ نفاست سے جلد سے سیٹ کی ہیئر سٹائل میں وہ اپنی روبدار شخصیت میں عائشہ کو زیادہ نہیں مگر کچھ حد تک ٹھیک ہی لگا تھا۔ پہلی بار کوئی لڑکی سے یوں دیدے پھاڑے چیک آؤٹ کر رہی تھی، عجیب نروس سا ہوتا
पहलू बदल के रह गया। माशाल्लाह, इसने बेसाख्ता कहा। आसिफ ने हैरत से गर्दन मोड़ी। आपकी तैयारी को देखकर कह रही हूँ माशाल्लाह। और अगली लम्हे इस लड़की ने इसकी हैरत पे पानी फेर दिया। आप मेरी गाड़ी को मत देखें, जहाँ जा रहे थे वहीं जाएं। इसकी तैयारी पे चोट करते वो एक बार फिर बोली। आसिफ को वो लड़की का मुराफत की पड़ियार ज़्यादा लगी थी, जो एक पुलिस वाले से इतनी बदतमीजी कर रही थी। मेरे ख्याल से आप भूली नहीं है, आप एक पुलिस वाले के सामने खड़ी हैं और वो इस पर तो थोड़ा रौब जमाना चाहता था। और मेरे ख्याल से इस पुलिस वाले को मैंने नहीं बुलाया, तो अपनी इस खिदमती खल्क को लेकर कहीं और जाकर ट्राई मारे। इस झटके से इसकी तरफ मुड़ते वो पहले से ज़्यादा धक्की लेते में बोली, देखिए मैडम, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। अपनी इतनी इज्जत अफजाई पर वो धुआं धुआं होता बोला, तो आप भी देखिए मिस्टर, आप ऐसे वैसे हैं या वैसे वैसे हैं, जैसे भी हों यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। 90 तोले अंदाज में कहती वो काफ़ी रूड हो गई थी। वो काफ़ी बोल्ड थी। आसिफ को बात करते वक्त इसके लहजे में ज़रा सी भी हिचकाहट महसूस नहीं हुई। वो काफ़ी मुतासिर हुआ था, मगर वो इसके लिए काफ़ी ख़तरनाक लड़की साबित हुई थी। इससे बात करना ऐसे था जैसे बिजली की तार को किसी गलत तार से जोड़ दिया और इसके नतीजे में जो होता वो सामने देख रहा था। आप हमेशा से इतने गुस्से में रहती हैं या आज आपकी अम्मी ने करेले बनाए थे? आप हमेशा से इतनी बक-बक करते हैं या आज कोई नई बात है? वो जल कर बोली। सुनिए मिस आयशा, आप सुनें मेरी बात मिस्टर हसी, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं और ना ही मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए आपकी इज़्ज़त इसी में है कि आप यहाँ से जाएँ। हाथों की मदद से इसकी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए वो मुश्किल मुतवाज़न लहजे में बोल रही थी। नज़र इसकी ब्लैक शाल पे टिकाए वो कैरी चुप के साथ खड़ा से सुन रहा था। आई सेड को इसे वहीं जमा देकर आयशा उकता गई। क्या प्रॉब्लम है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? हसीब कोई और जवाब देता अपने अकब से आती जानी पहचानी आवाज़ पर इसने सराज से गर्दन मोड़ी, जहाँ इब्तिसाम चौधरी के साथ काशान भी खड़ा था। इसकी शक्ल देखकर आयशा को अपने अंदर धुआं बढ़ता महसूस होने लगा। वो हसीब का लिहाज किए चुप खड़ी थी, वरना वो ईंट का जवाब पत्थर के मुताबिक देने का हुनर रखती थी। गाड़ी खराब हो गई है, बताते वो रुख मोड़ के। काशान चेक करो। इब्तिसाम की आवाज़ पर काशान गाड़ी का बोनट खोले इसे चेक करने लगा। आप यहाँ किस सिलसिले में तशरीफ़ लाए हैं? अब वो हसीब की तरफ मुड़ा, जो मज़े से अपनी गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। मुझसे मुखातिब है, सीने पे उंगली रखे वो मुस्कुराया। जी मजबूरन। मुकाबले की मुस्कुराहट थमकी। इसके दो टके जवाब पर आयशा समेत काशान भी अपनी हंसी छुपाने लगे। मैं तो आयशा जी को यहाँ खड़ा देखकर रुक गया था, शायद इन्हें कोई हेल्प चाहिए हो। वो कंधे अचकाते बोला, नहीं ऐसी कोई हेल्प नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। यही बात अगर मिस आयशा कह दे तो मैं चला जाऊँगा। इब्तिसाम ने कह दिया समझे, मैंने भी कह दिया। इसके जवाब पर इब्तिसाम पर सुकून से खड़ा ऐसे देखने लगा। मेरी बहन का जवाब आप सुन चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल अब आपको यहाँ मज़ीद रुकना चाहिए। इब्तिसाम ने मज़ीद आग लगाई। हसीब दांत पीस के रह गया और हाँ, कुछ याद आने पर इब्तिसाम ने फिर इससे पुकारा। हसीब के बढ़ते कदम रुक गए। जी, इसे थोड़ा ज़्यादा बोलने की आदत है, तो इसलिए अगर कोई बात बुरी लगी हो तो इसकी तरफ से मैं माज़रत चाहता हूँ। पिज़्ज़ल बॉक्स बातों में घुमाते इत्मीनान से कहते वो कहीं से भी माज़रत ख्वाह नहीं लग रहा था। खुद पर हुई अजीम इंकशाफ पर रुख मोड़ते आयशा ने तिक्की नज़रों से इस पुरसुकून चेहरे को देखा। अरे नहीं, ये तो बहुत क्यूट है, इसने दिल रखने को कहा था। इसकी क्यूटनेस के चक्कर में आपका सर फाड़ देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। वो बड़बड़ाया, मगर इसकी आवाज़ इतनी कम भी नहीं थी कि साथ खड़े आयशा और हसीब सुन न सके थे। गाड़ी ठीक हो गया। काशान की आवाज़ पर वो तीनों इसकी तरफ मुतवज्जो हुए। अल्लाह हाफ़िज़। हसीब गाड़ी में बैठता वहाँ से निकल गया। जब आयशा इब्तिसाम की तरफ लिपटी, अपनी ज़ुबान के जोर दिखाने से तुम बाज नहीं आते ना ब्लडी हुंडे। तन फन करते हुए तकरीबन चीखती हुई गाड़ी में सवार होती, धूल उड़ाती वहाँ से निकल गई। यार तुम दोनों की भी समझ नहीं आती, इसके सामने भाई बहन और इसके बाद ऐसे जैसे जानी दुश्मन। काशान तहस्सुफ से बोला, तुझे समझ आएगी भी नहीं, चल गाड़ी घर की तरफ घुमा। रात सारी इसकी सोचों में भटकती गुजर गई और फिर कब आंख लगी इसे मालूम ही नहीं हुआ। सुबह अपने करीब मानूसी खुशबू महसूस करते इसकी नींद का खुमार टूटा था, मगर आंखें उनस बंद ही रखी, जैसे वो असफन शाह की कही हर एक बात बखूबी सुन चुकी थी। बालों का ढीला से जूड़ा बनाए वो करीब 12 बजे के करीब कमरे से बाहर निकली। वो कोई इतना बड़ा फ्लैट नहीं था। एक कमरा, इसके दाएं साइड पर किचन था जिसमें हर शय तरतीब से रखी हुई थी। इसे भूख का एहसास हुआ, मगर फिर खाने का सोचती इसकी भूख उड़ान छू हो गई। वो यूं ही स्लीपर पाँव में उड़ा इससे कमरे के बाएं साइड पे आई, जहाँ छोटा सा लाउंज था। बाकी घर की तरह वो भी काफ़ी नफासत से सेट किया गया था। इस जगह को देखते वरीशा के दिमाग में कर रात के निकाह के बोले के गूंजने लगे। इतनी सख्ती से आंखें मार दी, बेसाख्ता इसका वहाँ दम घुटने लगा। साथ ही लगे ग्रिल डोर को खोले वो बैठ छोटे से लाउंज में आ निकली। इस खुली फिजा में वो तरोताज़ा महसूस कर रही थी। पाँव स्लीपर से बाहर निकाले वो नंगे पाँव गीली घास पे चहलकदमी करने लगी। पल के लिए खुद को तमाम वसवसों और परेशानी से निजात दिलाकर वरीशा गहरा सांस अंदर खींचती खुद को पुरसुकून कर रही थी। मगर सोचे कब रुकती हैं, वो तो बेलगाम होती हैं। दिल की जैसी सोचों पर हमारा इख्तियार नहीं होता, ये कहीं भी जा अटकती हैं और फिर मुसलसल इसी को सोचती रहती हैं जिसको नहीं सोचना चाहिए।